हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर हमारा 3 स्टार्ट है प्यारे बच्चों, जिसमें आज हम बहुत महत्वपूर्ण चीज समझेंगे। क्योंकि आप लोग कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिन्हें आप नज़रअंदाज कर देते हैं, जिन्हें नहीं पढ़ते हैं, और वो टॉपिक हमेशा आपके डाउट के लिए बन जाता है, मतलब हमेशा आपको डाउट रहता है। इसलिए आज के इस लेक्चर में हम मुख्य रूप से समझेंगे अर्धसेल किसे कहते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। इसके बाद हम इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार की बात करेंगे, और साथ में हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव है उसे हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन आज हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव का संक्षिप्त जानकारी पूरा मतलब अच्छे तरीके से कंप्लीट कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। पहले थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं। जैसे हमारे पास एक मान लीजिए कंटेनर है, एक हमारे पास एक बीकर है, एक हमारे पास पात्र है, जिसमें प्यारे बच्चों हम यहाँ पर एक विद्युत अपघट्ट पदार्थ भर दिया हमने। ठीक है, विद्युत अपघट्ट जैसे किसी भी धातु का लवण, जैसे जिंक का लवण ZnSO4, जिंक का लवण हमने भर दिया। इसके बाद प्यारे बच्चों इसमें हम एक जिंक धातु का एक क्षण डुबा दिया। क्या? जिंक धातु का क्षण। ये जिंक धातु का क्षण है। ओके, कोई दिक्कत? अब प्यारे बच्चों यहां पर यदि हम देखें कि जैसे ही किसी धातु को, ये हमारा जिंक था, क्या था? जिंक था। ये हमारा क्या है? जिंक है। ये जिंक की क्षण है। जैसे ही किसी धातु को उसके लवण में, किसमें? लवण में क्या किया जाता है? डुबाया जाता है। जैसे ही किसी धातु को उसके लवण में डुबाया जाता है, तो इनमें से कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं? पहला कंडीशन तो ये होता है प्यारे बच्चों, थोड़ा आप समझने की कोशिश करेंगे, मैं पूरा कंप्लीट लिखाऊंगा। पहला कंडीशन तो ये होता है कि या तो ये इलेक्ट्रॉन देता है। कैसे इलेक्ट्रॉन देता है? जैसे हमारे पास M है प्यारे बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, मान लो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो M पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। समझ रहे हो? जैसे ही किसी धातु को उसी धातु के लवण में डुबाया जाता है, थोड़ा समझिएगा, बेसिक चीज, बहुत कंसेप्ट बहुत इजी है। जैसे हम यहाँ पे जिंक धातु ले लिए, जिंक के रॉड को हमने जिंक के ही लवण में डुबाया, तो 3 कंडीशन हो सकता है। मुख्य रूप से पहला कंडीशन तो ये होता है कि वो जो रॉड है, मतलब जो धातु है, वो इलेक्ट्रॉन त्याग दे और पॉजिटिव आयन के रूप में रूपांतरित हो जाए। समझ रहे हो? दूसरा कंडीशन ये है कि वही जो आपका धातु है, हो सकता है किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ली। जैसे हमारे पास यहाँ पर इस जिंक के जगह कॉपर ले ली होते प्यारे बच्चों, तो ये जो कॉपर होता वो क्या करता? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता। ठीक है। तीसरा कंडीशन ऐसा भी हो सकता था कि जैसे हम किसी भी क्षण को किसी लवण में डुबाते हैं तो उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं। समझ रहे हैं? 3 कंडीशन हो सकता है। फिर से समझो, जैसे ही किसी भी हम धातु के क्षण को किसी लवण में, अर्थात उसी धातु के लवण में डुबा दें, तो प्यारे बच्चों या तो आपका क्षण इलेक्ट्रॉन देगा, या तो क्षण आपका इलेक्ट्रॉन लेगा, या तो उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रियाएं हो सकती है। ये चीज है। वैसे तो जब इलेक्ट्रॉन देता है तो वहां पे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जब इलेक्ट्रॉन कोई धातु लेता है तो वहां पर अपचयन की क्रिया होती है, और जब दोनों चीज दे, जैसे इलेक्ट्रॉन दे भी और कोई ना कोई अन्य पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करें, तो वहां पर ऑक्सीकरण अपचयन दोनों की क्रिया हो जाती है। तो प्यारे बच्चों ये जो हमारा आपको दिख रहा है एक प्रकार से उपकरण, तो इसी उपकरण को हम बोल देते हैं अर्धसेल। क्या बोल देते हैं? अर्धसेल। ये जो हमारा पूरा उपकरण दिख गया, अर्धसेल के नाम से जाना जाता है। क्या? अर्धसेल। अब इस उपकरण को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। क्या प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोड। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रोड है क्या आखिरकार? इलेक्ट्रोड है क्या आखिरकार? ये चीज तो समझना है ना। कहने का मतलब जब हम किसी भी धातु के क्षण को उसी धातु के लवण में मिला देते हैं, यानी डुबा देते हैं, समझ रहे हो,
तो जो हमारे पास एक उपकरण बनकर तैयार होता है उसी को बोलते हैं हम अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई साहब। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक तो कैथोड और दूसरा एनोड। बहुत ज्यादा डाउट होता है लोगों के मन में ये संशय होती है कि सर हमने तो पढ़ा कि जहां धन है वहां एनोड और जहां ऋण है वहां कैथोड। ये बिल्कुल ये बचपना है भाई साहब, बचपन का ये परिभाषा आप लोग भूल जाओ। अब आप 12th क्लास में हो, आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि एनोड किसे कहते हैं, कैथोड किसे कहते हैं, समझ रहे ना। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाएं प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोड की, और इलेक्ट्रोड की परिभाषा आपको लिखनी है इलेक्ट्रोड, ठीक है। क्योंकि भाई साहब परिभाषा तो लिखना पड़ेगा ना, तभी तो आपको समझ में आएगा कि हम कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा किसी धातु के क्षण को हम किस में डुबा दें, उसी लवण के विलयन में डुबा दें तो क्षण पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश कहने का मतलब कैसे आवेश, सर समझ में नहीं आया आवेश कैसे। तो देखो जरा, ये हमारा जिंक था प्यारे बच्चों, क्या था? जिंक था। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये जैसे ही जिंक सल्फेट में इसे डुबाया जाता है, जैसे ही जिंक सल्फेट में डुबाया जाता है तो ये प्यारे बच्चों Zn जो है ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और Zn2 पॉजिटिव के रूप में हो जाता है और इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है। यानी इस धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ तो जो आपके धातु के आयन हैं, ये जो धनात्मक आयन है वो विलयन में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? विलयन में चले जाते हैं। देखो जरा, ये जो धन आयन है कहाँ चले गए? विलयन में चले गए और ये धातु के चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं। समझ रहे हो? अरे सर ये कहाँ से आ गए, ये कहाँ से आ गए सर? इलेक्ट्रॉन ऐसा आसानी से थोड़ी ना त्याग सकता है भाई साहब। थोड़ा समझने की कोशिश करो। किसी भी धातु की बात करें भाई साहब, उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों चीज होता है। जैसे जिंक का एक परमाणु मैं ले लेता हूं, एक परमाणु ले लिया मैंने जिंक का प्यारे बच्चों, एक परमाणु। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके केंद्र में है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके नाभिक में है। इसकी कोई खेल नहीं होती है किसकी प्यारे बच्चों? तो उसके चारों ओर जो कक्षा होता है और कक्षा में होता है इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो? मान लो ऐसा इलेक्ट्रॉन है, मतलब कक्षा है, कक्षा में है इलेक्ट्रॉन। तो जो मान लो यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं प्यारे बच्चों, ये 3 कक्षा है। तो इन 3 कक्षों में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन। आज पूरा बेसिक समझाऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करो। बद्ध इलेक्ट्रॉन, क्या? बद्ध इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं तो फिर ऐसा लिख लो, बद्ध इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं कि कोई भी परमाणु है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते हैं। यहां पर देखो जरा, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, 3 कक्षाएं प्यारे बच्चों, और चौथे कक्षा में भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन है जिसका नाभिक के साथ आकर्षण बहुत कम है, नाभिक के साथ आकर्षण बहुत कम है। तो जो 3 कक्षा है, पहला, दूसरा और तीसरा, इन 3 कक्षों के इलेक्ट्रॉन को हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं प्यारे बच्चों। कौन से इलेक्ट्रॉन? बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो 72 कोष का इलेक्ट्रॉन होता है उसे कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों कोशिश करते हैं बाहर निकलने के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पे जिंक का रॉड है, इसमें कई सारे परमाणु हैं, लाखों करोड़ों के रूप में परमाणु के रूप में भाई साहब, उसमें करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो, जिसे आप आंखों से देख नहीं पा रहे। हम क्या देख पा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। ये हमारा मार्कर है, मार्कर में प्यारे बच्चों कई सारे परमाणु है, परमाणु तो दिख नहीं रहा, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमें कैसे दिखे? इतने ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है, जैसे ही जिंक को हम क्या करते हैं, ZnSO4 में डुबाते हैं, उसी के मतलब लवण में डुबाते हैं, धातु के लवण में ही उसे डुबाते हैं। तो ये जिंक क्या करता है? कोशिश यही करता है कि हम इलेक्ट्रॉन को त्याग दें। इसके क्षमता के ऊपर देखो, धातु क्या है, धातु की परिभाषा क्या है? ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता हो, सबसे मुख्य रूप से परिभाषा। तो यहाँ पे Zn है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। जैसे इसको हम ZnSO4 में डुबाते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागता है प्यारे बच्चों तो ये जो पॉजिटिव आयन Zn2 पॉजिटिव आयन विलयन में आ गया, ZnSO4 में आ गया। अब अंदर क्या बचा? तो अंदर बचा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में उपस्थित हो गए। अब देखो जरा,
जैसे ही हमने जिंक को जिंक सल्फेट में डुबाया, यानी धातु को धातु के ही लवण में डुबाया, वैसे ही इस इलेक्ट्रोड, मतलब इसे अभी इलेक्ट्रोड तो नहीं कह सकते, ये क्षण है, इस क्षण के चारों ओर प्यारे बच्चों एक आवेश उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? आवेश उत्पन्न हो गया। इसी से हम परिभाषा देंगे इलेक्ट्रॉन की, देखो ना, इलेक्ट्रोड की, सॉरी। जैसे हमने जिंक को यानी धातु को उसी के लवण में डुबाया, तो उस धातु के चारों ओर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इस प्रकार के जो उपकरण की निर्माण होती है, इसे हम बोलते हैं अर्धशेल या इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? है ना। कुल मिलाकर के इस क्षण को ही हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोड। पहले तो क्षण नाम दे दिए, एक सिंगल हम बाहर रखे हैं क्षण, वो हमारा इलेक्ट्रोड नहीं है। जब उसे हम विलयन में डुबा दिए, और जैसे ही विलयन में डुबाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, और जैसे ही इनमें क्षमता उत्पन्न हो जाती है तो उसके चारों ओर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, तभी हमारा इलेक्ट्रोड कहला जाता है। अब एक नॉर्मल क्षण था, जैसे ही विलयन में डुबाए तो उसके चारों ओर हमारे पास आयन आ गए, आवेश उत्पन्न हो गए। ये ऋण भी हो सकते हैं, धन भी हो सकते हैं। अब ये तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था भाई? दे रहा था, इसलिए इसके चारों ओर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन अंदर है, और इसी कारण ये प्यारे बच्चों निगेटिव हो जाता है। ये कौन सा आयन इसमें आ जाता है? निगेटिव। निगेटिव आयन होने का कारण है, और इसमें हमने क्या कहा भाई साहब? इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, और जहां इलेक्ट्रॉन त्यागता है वहां ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण जहां होता है उसे एनोड कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है? डायग्राम के साथ में समझा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों परिभाषा लिखना शुरू करें इलेक्ट्रोड की। जब किसी धातु के क्षण को, यहां पर मैं लिख देता हूं, जब किसी धातु के क्षण को, जब किसी धातु के क्षण को उसी धातु के लवण में, उसी धातु के लवण में डुबाया जाता है, डुबाया जाता है, तो धातु के चारों ओर आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या? आवेश उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। धातु के चारों ओर आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो इस क्षण या उपकरण को अर्धशेल या इलेक्ट्रोड कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। समझ में आया? क्या बोलते हैं? अर्धशेल या इलेक्ट्रोड कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। थोड़ा समझाने के लिए डीप में जाना पड़ता है ना भाई साहब, डीप में जाना पड़ता है, क्योंकि आपके मन में डाउट ना रह जाए। कोशिश यही करता हूं, चाहे मुझे भले ही पढ़ना पड़े, समझ रहे हो, लेकिन आपके मन में डाउट ना रहे। तो हम इलेक्ट्रोड कहेंगे किसे? क्या ऐसे ही हमारे पास भाई साहब जिंक का रॉड रखा है, उसे हम इलेक्ट्रोड बोल देंगे? वो तो क्षण है। जब उसे हम जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाए, तब उसके चारों ओर आयन उत्पन्न हो गए। आयन कैसे हुआ भाई? इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इलेक्ट्रॉन उसी पे रह गए, जो पॉजिटिव आयन है उसके चारों ओर जाकर एकत्रित हो गए। सिंपल है। वो बिलियन में जाते हैं, बिलियन में मिलते हैं, तो उसके चारों ओर आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है? अब ये जो इलेक्ट्रोड है प्यारे बच्चों, वो दो प्रकार से होते हैं। पहला हमारा जो होता है एनोड, है ना, एनोड, और दूसरा जो होता है प्यारे बच्चों कैथोड होता है। क्या होता है? कैथोड। ये कैथोड। दो हमारे पास इलेक्ट्रोड होते हैं, और आपने बचपन से पढ़ा है कि ऐसे इलेक्ट्रोड जिसमें धन आयन होता है उसे हम एनोड कहते हैं। ये बिल्कुल परिभाषा गलत है कि भाई एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें ऑक्सीकरण होता है, उसे एनोड कहते हैं, ऑक्सीकरण का मतलब क्या हुआ भाई साहब? जैसे हमारे पास मान लीजिए M है, कोई मेटल है, और जैसे ही इसको हमने किसी भी विलयन में डुबाया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और पॉजिटिव बन गया। तो किसी भी मेटल के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, यानी कोई भी परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है
तो उस पर जो क्रिया होती है उसे ऑक्सीकरण की क्रिया कहते हैं। इसके बाद कैथोड की बात करें, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें अपचयन होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें क्या होता है, अपचयन होता है, उसे कैथोड कहते हैं, एक एक परिभाषा मैं आपको समझाऊंगा, आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहेगा, आप चिंता ना करें। जैसे प्यारे बच्चों M2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण कर लिया तो M शुद्ध मेटल बना लिया, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा था, तो यहां पे हो रही थी ऑक्सीकरण, और कोई भी इलेक्ट्रोड होगा जिसमें ऑक्सीकरण होगा प्यारे बच्चों, वहां पर हम एनोड कह देंगे, और ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें अपचयन होगा उसे हम कैथोड कह देंगे। आयन पे डिपेंड नहीं रहेगा कि भाई साहब ये ऋण आयन है तो इसको आप कैथोड कह दो, ऐसा नहीं है। जहां पर ऑक्सीकरण हुआ, चाहे उसमें धन आयन हो चाहे ऋण आयन हो, वो कहलाएगा आपका एनोड। क्या कहलाएगा? एनोड। और जहां पर होगी अपचयन वो होगा आपका कैथोड। ये तो भी आप सीख रहे थे क्या, इलेक्ट्रोड। अभी आप इलेक्ट्रोड विभव समझोगे भाई साहब, इलेक्ट्रोड विभव आप समझोगे, समझ रहे ना? तो क्लियर है, इतना समझ में आया कि भाई साहब जैसे ही किसी भी हम धातु को या धातु के क्षण को उसी के लवण में डुबाते हैं तो वो धातु क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिसके फलस्वरूप उसके चारों ओर, धातु के चारों ओर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। जिससे प्यारे बच्चों जब आवेश उत्पन्न हो जाता है तब हम इस क्षण को, इलेक्ट्रोड या इस उपकरण को हम अर्धशेल के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ये कभी भाई साहब किसी भी आप बिलियन में एक इलेक्ट्रोड लगा दो, अर्थात एक छड़ लगा दो किसी भी धातु का, यदि आप उसे कह दो ये आपका सेल है, तो कभी नहीं हो सकता। सेल को बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रोडों की जरूरत होती है। एक सिंगल इलेक्ट्रोड में हम उसको हम सेल के रूप में नहीं कह सकते भाई साहब, वो हमारा अर्ध सेल, आधा सेल होता है। समझ रहे ना? अर्धांगिनी पत्नी अकेली कहलाएगी, समझ रहे हो ना? अर्धांगिनी में पति पत्नी नहीं आ सकते दोनों। क्लियर है? समझ है? अर्धांगिनी बोलते ना, अर्ध यानी आधा अंग। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब, है ना? अब हम बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रोड विभव की। क्लियर है? इलेक्ट्रोड विभव हम बात करेंगे। तो आप लोग यदि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो थोड़ा सा मिटा देता हूं, डायग्राम यही काम करेगा, इसलिए इस डायग्राम को मैं सॉरी प्यारे बच्चों, थोड़ा सा गले में खराश के कारण इलेक्ट्रोड विभव आप लोग हेडिंग लगा दें। क्या लगा दें? इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, सब कुछ क्लीन कर देता हूं, तब मजा आएगा समझाने के लिए अलग से। अब मैं यहाँ पे 2 प्रकार से, जैसे एनोड और कैथोड मैंने बताया ना, तो 2 प्रकार से विलयन लेकर के और 2 इलेक्ट्रोड लगाता हूं, फिर आपको थोड़ा समझाता हूं। देखिएगा जरा, एक में मैं कॉपर सल्फेट का विलयन ले लेता हूं और एक में जिंक सल्फेट का। ठीक, चलो तो ये मेरे पास यहां से लेकर चलता हूं एक छोटा सा, ये मेरा पहला उपकरण हो गया, और यहां पे दूसरा लेकर चल रहा हूं, ये मेरा पास दूसरा बन गया। ठीक है, इसमें मैंने भर दिया जिंक सल्फेट। क्या भर दिया मेरे बच्चों? जिंक सल्फेट, ZnSO4, और इसमें मैंने भर दिया कॉपर सल्फेट। क्या भर दिया? CuSO4। ठीक, अब इसमें आप किसका छड़ लगाओगे? प्यारे बच्चों ये जिंक का छड़ लगा दिया हमने। ठीक है, इस पे आप किसका छड़ लगाओगे? तो इस पे आपको लगाना पड़ेगा कॉपर का छड़, क्योंकि हमने कहा है ना किसी भी धातु के छड़ को उसी के लवण में डुबा रहे हैं। कॉपर का धातु है, कॉपर के ही लवण में डुबा रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब देखो होता क्या है प्यारे बच्चों, जैसे ही हमने जिंक को जिंक सल्फेट में डुबाया तो जिंक क्या करता है? जिंक क्या करता है प्यारे बच्चों? ये जिंक करता है कि जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और 2 पॉजिटिव के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही जिंक को हम जिंक सल्फेट में डुबाते हैं तो इस पर आ जाता है इलेक्ट्रॉन। क्या आ जाता है? ऋण चार्ज, इलेक्ट्रॉन, है ना? इलेक्ट्रॉन आ गया। और जो Zn है, ये जो धन है प्यारे बच्चों, इसके चारों ओर जाकर एकत्रित हो गए। ये धन है ना, ये धन है Zn
टू पॉजिटिव जो है इसके चारों ओर जाकर एकत्रित हो गया। ओके, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब ये जो है भाई साहब यहां पर देखो निगेटिव आयन हो गया है, ये जो आपका है कौन सा आयन हो गया भाई साहब, निगेटिव आयन हो गया, निगेटिव। और यदि हम कह दें प्यारे बच्चों कि इस पर जो हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, देखो जरा Zn जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो ये जब ऑक्सीकरण जिसमें होता है उससे हम कह देते हैं एनोड। तो इसकी परिभाषा आपको बता दी गई है, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। ये जो आपका कॉपर है प्यारे बच्चों, कॉपर है, ये जो कॉपर है, तो देखो जरा थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो CuSO4 है थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। CuSO4 जब टूटता है तो कैसे बनाएगा, Cu2 पॉजिटिव और SO4 निगेटिव। समझ में आया, Cu2 पॉजिटिव और SO4 निगेटिव। अब जैसे ही प्यारे बच्चों थोड़ा आप समझिएगा, इसमें बिलियन डूबा है, थोड़ा समझिएगा। जैसे ही हमारे पास ये Cu2 पॉजिटिव SO4 निगेटिव का निर्माण होता है, तो ये जो Cu2 पॉजिटिव कहां पे जाएगा, Cu2 पॉजिटिव जाएगा प्यारे बच्चों यहां पर कॉपर पे। कहां पे जाएगा, कॉपर पे। और कॉपर के इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो इस पे यहां पे ऋण आएगा, है ना, और अंदर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर से समझने की कोशिश करो आप लोग। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज, तो प्यारे बच्चों अभी मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल आप चिंता नहीं करना। तो यहां पे हो रहा है अपचयन, और जिसे कह देते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। इसकी क्रियाविधि यहां पे तो आप समझ में आ गया आपको कि सिंपल है सर, इलेक्ट्रॉन ने Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन उसी के पास रह गया, पॉजिटिव यहां पे आ गया। होता क्या है थोड़ा समझो। यहां पे Cu2 पॉजिटिव है, SO4 निगेटिव है। Cu के पास प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। अभी थोड़ा समझना, तो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा तो इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, ये कहीं ना कहीं कॉपर से लेगा। तो जब कॉपर से इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, थोड़ा समझो भाई साहब, कॉपर से जब इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इलेक्ट्रॉन कॉपर से तो ले लिया, और जब कॉपर ने इस कॉपर ने इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यही पॉजिटिव चार्ज इसको कैथोड बना देता है। यहां पे थोड़ा सा मन में डाउट होगा कि सर कैथोड कैसे कह दिए भाई साहब। फिर से समझो आप लोग, जो कॉपर है जैसे इसको हमने डुबाया तो कॉपर सल्फेट से Cu2 पॉजिटिव क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो इलेक्ट्रॉन किससे लेता है, Cu से। और जैसे ही Cu ये जो आपका क्षण है इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा, और जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागा तो उस पर धन आ गया। हम यदि इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यही जो कॉपर है इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो भाई साहब आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो SO4 निगेटिव इसके कारण चारों निगेटिव हो जाता है। क्लियर है, SO4 निगेटिव देखो ना भाई साहब, SO4 निगेटिव यहां जो आयन है किसके हैं, SO4 निगेटिव के आयन है। आप कंफ्यूज मत होना, SO4 निगेटिव के आयन है। क्लियर है, आपकी बुक में भी होंगे, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई साहब, आगे आप समझोगे। फिर से समझ लो एक बार मैं क्या कहना चाहता हूं। ये कॉपर है, जैसे ही कॉपर सल्फेट में डुबाया गया भाई साहब, तो यहां से Cu2 पॉजिटिव आया, तो Cu2 पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। ये इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, कॉपर से लेगा, तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन दान दे दिया भाई साहब, उसके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बाहर है, इलेक्ट्रॉन बाहर है, कोशिश करो, इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो क्या करेगा भाई साहब, इससे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव चार्ज हो गया, कैथोड बन गया। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है। और इस पे हो रहा है बच्चों क्या, यहां पर हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं रहा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है भाई साहब, तो पॉजिटिव को उदासीन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये जो कॉपर है कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन लेगा। कारण क्यों, अभी समझो भाई साहब मैं क्या कह रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा कॉपर। भाई पॉजिटिव बेचारे से ये कॉपर लेके रखा है ना इससे इलेक्ट्रॉन, तो ये कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तभी ना जब इसको हम जोड़ दें तो यहां से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेगा और कॉपर में जाकर के समाहित हो जाएगा।
समझ रहे हो? फिर से समझने की कोशिश करो कि कॉपर जो है भाई साहब ये क्या है, अभी जैसे हम इसको डुबाए तो ये कॉपर सल्फेट का Cu2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव हो गया। ये जो Cu2 पॉजिटिव है ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज हो गया कॉपर Cu2 पॉजिटिव, यहाँ पे कॉपर पॉजिटिव है तो इसकी क्षमता क्या होगी, इलेक्ट्रॉन लेने की। जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा प्यारे बच्चों, इसलिए इस पर हम कह सकते हैं कि एक अपचयन की क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, अपचयन की क्रिया होगी। समझ रहे हो, कोई दिक्कत? या कि फिर आप ऐसा भी कह सकते हो ना, आप ऐसे कह सकते हो कि यहां पे जो आपका कॉपर है, ये जो कॉपर है, ये जो आपका कॉपर है Cu2 पॉजिटिव, यहां पे जाता है, इस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेता है और बनाता है Cu। तो यहां से इलेक्ट्रॉन लिया गया, इसने इलेक्ट्रॉन भाई साहब त्यागा नहीं, इससे कॉपर ले लिया, जबरदस्ती करके ले लिया। तो फिर आपका प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, या ऐसे भी कह सकते हो ये भी Cu2 पॉजिटिव, ये भी कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहां पर अपचयन की क्रिया होगी। थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाए आपके मन में तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हेडिंग लगाई इलेक्ट्रोड विभव। क्या प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव है क्या, विभव क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया था कि आवेश को लाने में किया गया कार्य। अब जैसे ही प्यारे बच्चों हम जिंक को इस जिंक सल्फेट में डुबाए तो उसके चारों ओर आयन हो गए, और आयन और इसके बीच एक परत बन गई जिसे हम द्विक परत कहते हैं। क्या बोलते हैं, द्विक परत। अब इस द्विक परत में एक प्रकार से विभव उत्पन्न होता है। विभव क्या है, आवेश को इधर उधर ले जाने में जो कार्य होता है। भाई साहब आपने फिजिक्स में पढ़ा, जैसे हमारे पास एक आवेश है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं तो उसे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा लाने के लिए, तो वही कार्य हमारा क्या है, विभव है। यहां भी एक प्रकार का जो विभव है वो एनर्जी है, कार्य ही तो ऊर्जा है। और भाई साहब आवेश को थोड़ा सा भी इधर उधर ले जाना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें कार्य करना पड़ रहा है, तो वही एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊर्जा ही तो विभव है। ये मन में डाउट क्लियर हो जाए आपके मन में। भाई साहब मैं क्या कह रहा हूं, ये जो आपका जिंक है, जैसे जिंक सल्फेट में डूबा तो इसके चारों ओर धन आयन आ गए भाई साहब, इसके चारों ओर सल्फेट का ऋण आयन आ गया, तो इसके बीच एक द्विक परत हो गया और एक प्रकार का विभव उत्पन्न हो गया। इस विभव को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। तो जब हम प्यारे बच्चों क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं किसी धातु के क्षण को उसी के लवण में डुबाते हैं तो उस इलेक्ट्रोड के चारों ओर एक प्रकार का विभव उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, एक प्रकार का विभव उत्पन्न हो जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं फिर बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, जब किसी धातु के क्षण को, जब किसी धातु के क्षण को उसी धातु के लवण में डुबाया जाता है, लवण में क्या किया जाता है, डुबाया जाता है। जब किसी धातु के क्षण को उसी धातु के लवण में डुबाया जाता है तो धातु के चारों ओर आवेश उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा इन्हीं आवेशों के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आ गया? हमने क्या कहा भाई साहब, कोई भी धातु है उसे हम क्या करते हैं, उसके छड़ को उसी धातु के लवण में डुबाते हैं तो धातु के चारों ओर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और इन्हीं आवेशों के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोड विभव प्यारे बच्चों? चलो आगे हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार। ये दो प्रकार से होता है प्यारे बच्चों। एक तो आपका होता है आक्सीकरण विभव। क्या, आक्सीकरण विभव। आप लोग लिखो भाई साहब, आक्सीकरण विभव कब कहलाएगा? भाई साहब हमने कहा कि एक इलेक्ट्रोड है जिंक जिस पर आक्सीकरण की क्रिया होती है
और एक इलेक्ट्रोड है कॉपर जिसमें अपचयन की क्रिया होती है। तो इस जिंक के चारों ओर जो भी आवेश है उसके कारण जो भी विभव उत्पन्न होगा, तो ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसके विभव को हम बोल देंगे ऑक्सीकरण विभव, और एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें अपचयन होता है जो कॉपर पॉजिटिव के रूप में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, हम बोलेंगे क्या, अपचयन विभव। ठीक है, तो आप पहले हेडिंग लगाओ ऑक्सीकरण विभव। जब किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, यहां पर लिख लो, जब किसी इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो उसे ऑक्सीकरण क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, मतलब एक हमारे पास इलेक्ट्रोड है उसमें यदि ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है तो फिर बच्चों उसे हम ऑक्सीकरण विभव कहेंगे, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इसके बाद आप लोग अपचयन की बात कर लेते हैं। तो अपचयन में लिख लो, जब किसी इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है तो उसका जो विभव होता है वो अपचयन विभव कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, जब किसी, यहाँ पर आप परिभाषा लिख लें, नीचे दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, थोड़ा यहाँ पर आप लिख लीजिए, जब किसी इलेक्ट्रोड पर क्या होता है फिर बच्चों, अपचयन, जब किसी इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है, अपचयन की क्रिया होती है तो उसके विभव को अपचयन विभव कहते हैं, अपचयन विभव कहते हैं, अपचयन विभव कहते हैं। क्या सीखा आपने कि एक आपके पास इलेक्ट्रोड है जिसमें ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है तब उसके विभव को हम ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, जब किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो उसके विभव को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं, और जब किसी इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है तो उसके विभव को हम अपचयन विभव कहते हैं। सिंपल है प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें 1 मिनट, तब तक हम थोड़ा सा पानी या जल ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा जो अगला टॉपिक है, जो मुख्य रूप से हमने चर्चा किया था, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, चलो हम यहाँ पर समझाएंगे थोड़ा सा, फटाफट आप लोग लिख लेंगे, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका डीप आप अरे बच्चों डिटेल कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जो भी डायग्राम बनाता हूँ विधिवत आप समझा करो। हो सकता है आपके मन में डाउट भी हो, लेकिन कोशिश यही करता हूं कि आप लोगों का जो भी डाउट है क्लियर हो जाए। हेडिंग लगाएं, क्या हेडिंग लगाना है, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करते हैं। तो पहला नंबर प्यारे बच्चों, धातु की प्रकृति, धातु की प्रकृति। अब थोड़ा इसको समझो, प्रकृति का मतलब ये है किसी भी धातु पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन त्यागना। जैसे कोई धातु है जो जितना जल्दी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है उस पर ऑक्सीकरण उतना ही अधिक होगा, समझ रहे हो, उस पर ऑक्सीकरण उतना ही अधिक होगा और उसका इलेक्ट्रोड विभव उतना ही अधिक होगा। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, तो सबसे पहला जो प्रभावित करने वाला कारक है धातु की प्रकृति पर है। यानी कोई भी धातु कितना ज्यादा क्रियाशील है, कितना ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है या कितना ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, उस आधार पर इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है।
यदि किसी धातु पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा है तो उस पर इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्यादा होगा। सिंपल है भाई साहब, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है और जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतना जल्दी उस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, विभव का मान भी उतना ही अधिक होगा। तो किसी भी मतलब हम इलेक्ट्रोड की विभव की बात करें तो धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, और आप लोग इसका डिटेल लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है कि भाई साहब जैसे इलेक्ट्रोड विभव की हम बात करते हैं तो धातु जो है आयन के संपर्क में रखे जाते हैं। यानी हमारे पास जैसे ही प्यारे बच्चों जिंक जो है हमने ZnSO4 के संपर्क में रखा तो ZnSO4 क्या सिंपल रहता है ना, ये भी टूटता है प्यारे बच्चों, 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। ये आयन है, ये भी आयन है, ऐसा नहीं है कि ये आयन के रूप में टूटता नहीं, ये विद्युत अपघट्ट है, विद्युत अपघट्ट आयन के रूप में टूट जाता है। तो भाई साहब ये जो इलेक्ट्रोड विभव है वो आयन के आदान प्रदान के आधार पर निर्भर है, कितना ज्यादा आयन आदान प्रदान, किसी पे इलेक्ट्रॉन है तो किसी पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो आपका इलेक्ट्रोड विभव होता है वो धातु के इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान या आयन के आदान प्रदान पर निर्भर करता है। यदि किसी भी धातु पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता अधिक है या किसी भी धातु पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अधिक है तो उसका इलेक्ट्रोड विभव उतना ही अधिक होगा। क्लियर है? हमेशा कहता हूं प्यारे बच्चों कि आप एक विधिवत नोट्स ले लें, 100 रुपए चार्ज है, 96 85 29 91 49 पर, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं, बेहतर नोट्स आप बना सकते हैं। वैसे मैं बताता चलता हूं तो आप लिखते भी चलते होंगे। तो आप लोग पहला नंबर समझ गए होंगे कि धातु की प्रकृति भाई साहब ये क्या है। जैसे मान लीजिए भिन्न भिन्न धातु अभी आपने देखा जिंक और कॉपर, जिंक में क्या था, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा थी और कॉपर में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा है। ठीक है, एक कॉपर में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा है, तो भाई कॉपर में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, अपचयन की क्रिया होती है, और जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जैसे सोडियम है, सोडियम के बातम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम आपने पढ़ा है ना भाई सब, सोडियम ये सोडियम है, इसके बातम कोष में प्यारे बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है यानी पॉजिटिव, बहुत आसानी से बनाता है। अब इसके हम इलेक्ट्रोड विभव सोडियम का इलेक्ट्रोड बना दे तो इसका विभव तो मतलब ज्यादा ही होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, दूसरा नंबर आप लोग लिख लो, बिलियन में धातु आयनों की सांद्रण, बिलियन में धातु आयन की सांद्रण, धातु आयन की सांद्रण। देखो सांद्रण यदि बढ़ा दें मतलब भाई साहब आयन की संख्या बढ़ा दिया जाए, धातु आयन की सांद्रण यदि यहाँ पे आयन ज्यादा हो जाए तो फिर ये त्यागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ही नहीं, कोई आयन देगा ही नहीं, तो भाई विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल है, यानी किसी भी बिलियन में धातु आयन की सांद्रण यदि बढ़ा दी जाए तो इलेक्ट्रोड विभव का मान कम हो जाता है। कहां से आ गया सर, समझ भी नहीं आया, फिर से समझो। हमने कहा बोला भाई साहब ये हमारे पास एक बेकर है, इसमें हमने विद्युत अपघट्ट डाल रखा है, इसमें यदि आयन पहले से ही ज्यादा है, ऑलरेडी ज्यादा है, तो फिर ये आयन देगा ही नहीं। भाई साहब पहले से बोल रहा मेरे पास ऑलरेडी है तो आयन देने की क्षमता नहीं है उसके पास। यानी किसी भी विद्युत अपघट्ट या किसी भी बिलियन में आयन की संख्या यदि ज्यादा है, सांद्रण बढ़ा दी जाए ना, सांद्रण का मतलब धातु आयनों का सांद्रण बढ़ाने का तात्पर्य है कि धातु आयनों की संख्या में वृद्धि, और जैसे ही किसी भी बिलियन में धातु आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है प्यारे बच्चों तो इलेक्ट्रोड विभव का मान कम हो जाता है। इसका रीजन मैं बता रहा हूं, जैसे यहाँ पर आयनों की संख्या यदि ऑलरेडी पहले से ज्यादा है तो फिर इस जो इलेक्ट्रोड के माध्यम से जो पॉजिटिव आयन का आदान प्रदान हो रहा है वो कम हो जाएगा, और आयन के आदान प्रदान कम होने के कारण प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जो तीसरा नंबर होता है ताप, ताप यदि बढ़ा दो तो नष्ट के आधार पर ताप बढ़ाने पर जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान है बढ़ जाता है। किसी भी अभिक्रिया में आप लोग पढ़े होंगे कि यदि ताप बढ़ा दी जाए तो अभिक्रिया का रेट जो है बढ़ जाता है, अभिक्रिया का दर जो है बढ़ जाता है। और प्यारे बच्चों यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो आयनों की गति बढ़ जाएगी। नर्नस्ट इक्वेशन में हम बताएंगे कि नर्नस्ट ने एक इक्वेशन दिया, मतलब एक समीकरण दिया, जिसके आधार पर उन्होंने इलेक्ट्रोड विभव को दर्शाया कि भाई जो टेम्परेचर है उसको ऊपर रखा, मतलब ऊपर रखने का तात्पर्य है किसी भी समीकरण में यदि किसी की वैल्यू ऊपर रखी जाती है मतलब उसके मान में यदि इंक्रीज किया जाए तो ऑलरेडी उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। यानी भाई साहब यहाँ पर हम एक चीज सिंपल तरीके से हम बता दें कि किसी भी बिलियन के तापमान में यदि वृद्धि कर दें तो ऑलरेडी पता है कि जैसे ही आपके शरीर में तापमान बढ़े तो भाई आप नाचना कूदना शुरू कर दोगे। यदि आप धीरे धीरे जा रहे हो, अचानक धूप कर दे, छांव है, आराम से जा रहे हो, पैदल चल रहे हो, थोड़ा सा धूप कर दे तो कोशिश यही करोगे कि हम फास्ट चलें, हम जल्दी पहुंचे जहां जाना चाहते हैं। सिंपल है, आप जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, अचानक धूप कर दिया तो आप तेजी से चलोगे। ऐसे ही भाई साहब आयन होते हैं, ऐसे ही बिलियन में विद्युत अपघट्ट में आयनों की संख्या है भाई साहब, उनको गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो एनर्जी ज्यादा पाएंगे तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में निकलेगा।
किसी भी वस्तु को हम गर्म करते हैं, जैसे हमारे पास ये जिंक ही है, इसको यदि हम ज्यादा मात्रा में गर्म कर दें तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाएगी, सिंपल है। ऐसे ही प्यारे बच्चों यदि हम कह दें कि ताप बढ़ाने पर जो आपका इलेक्ट्रोड विभव है वो बढ़ जाता है, सिंपल है। नर्नेस्ट इक्वेशन के आधार पर इसे समझ सकते हो। चौथा नंबर है प्यारे बच्चों दाब यानी प्रेशर। जैसे मान लीजिए हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकाल रहे हैं या किसी भी सेल की बात करें, उसमें इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं और उसमें अभिक्रिया के दौरान किसी न किसी गैस का भी मतलब वहां पे महत्व है, किसी के गैस के प्रेजेंस में यानी गैस की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है, उस स्थिति में गैस के दाब को भी वहां पर माना जाता है। जैसे आप पढ़ोगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो वहां पर जो एटमॉस्फेयर रहता है एक वायुमंडलीय दाब रहता है 1 atm के आधार पर, यानी ये जो दाब होता है प्यारे बच्चों ये भी इलेक्ट्रोड विभव के लिए काफी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। तो इस प्रकार से प्रभावित करने वाले कारक 4 हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक लिखो, तो आप लोग आसानी से लिख सकते हो। और उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आप लोग बहुत कुछ समझ भी गए होंगे, सीख भी गए होंगे। और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें प्यारे बच्चों। कोशिश यही रहेगा कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करता रहूं और आपका बेहतर तैयारी हो सके। नोट्स लेने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने देश से प्रेम रखने वाले जय हिंद कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।